नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो सीएम फेज बनने की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत हो जा रही है और कितनी आसान उनकी ये राह हो जाएगी, इसकी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में इस हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का कितना असर पड़ेगा, कौन कौन सी चीजों पर कांग्रेस को झुकना पड़ेगा और कहां कहां कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हरियाणा के जो विधानसभा के नतीजे कल आए हैं उसकी स्थिति क्या रही। सुबह जब रुझान आ रहे थे तो उसमें कांग्रेस जो है वो 72 सीटों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस 72 के आंकड़े के छूने के तुरंत एक घंटे बाद कांग्रेस जो है वो इस तरह से गिर गई कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और दिन के खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जो आखिरी नतीजे आए उन नतीजों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जो है वो उसने जीत हासिल की और जो 90 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें 45 बहुमत का आंकड़ा है, तो 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन गई। इसके बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, 37 सीटों के साथ कांग्रेस ने ये स्थान हासिल किया है। वहीं आईएनएलडी की अगर बात करें, दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बात करें तो उन्हें महज 2 ही सीटों पर जीत हासिल हुई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 जीत कर आए हैं, जिसमें से 2 कैंडिडेट ने तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये चुनाव के आंकड़े रहे। अब कांग्रेस की हरियाणा में हार की वजह क्या रही ये भी हम समझ लेते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की कई सारी वजह गिनाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि कांग्रेस ने बाकी कई सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो सीट बंटवारे थे, जो टिकट देनी थी, वो टिकट ठीक से कांग्रेस की तरफ से दी ही नहीं गई। कहा जा रहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा है उन्हें लगभग 72 सीटें दे दी गई कि वो आप अपने हिसाब से बांटे और उन्होंने जिस हिसाब से सीटें बांटी, टिकट बांटी, वो एक बहुत ही डिजास्टर वाला फैसला कांग्रेस के लिए था। इसके अलावा कांग्रेस को सबसे बड़ा लॉस हरियाणा में हुआ है अपने अलायंस पार्टनर को नजरअंदाज करना। देखिए, कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं, 2 राज्यों के नतीजे आए, जिसमें से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आए। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस ने चुनाव लड़ा था और वहां पर इंडिया अलायंस की जीत हो गई, लेकिन हरियाणा में इंडिया अलायंस ने नहीं चुनाव लड़ा। हरियाणा में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर जीतने की कोशिश की। यहां पर जो कांग्रेस है उसे हार मिली। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस को हरियाणा में नजरअंदाज करने और अलायंस पार्टनर के साथ अलायंस नहीं करने की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की और भी दल जो है वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि कांग्रेस ने वहां पर जो अपने अलायंस पार्टनर है उन्हें नजरअंदाज कर दिया और कांग्रेस को ये लगा कि हम अपने दम पर बिना किसी की मदद से चुनाव लड़ जाएंगे। तो कांग्रेस ने अलायंस पार्टनर्स को नजरअंदाज किया, उसकी वजह से कांग्रेस को यहां पर नुकसान हुआ। इसके अलावा एक और फैक्टर काफी ज्यादा यहां पर हमें देखने मिल रहा है, बताया भी जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, फिर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इन तीनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। कहा जा रहा है कि इन तीनों की नाराजगी, इन तीनों में जो खटपट चल रही थी और रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की जो नाराजगी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है कांग्रेस को हार मिलने की। कुमारी शैलजा को तो मंच से जो है बेइज्जत करने का काम किया गया था। कुमारी शैलजा
की नाराजगी की शिकायत जो है वो कांग्रेस आला कमान तक भी पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उस पर नजरअंदाज कर दिया और कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस को हार नसीब हो गई। अब इसकी वजह से महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र में इसको लेकर कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है वो काफी कमजोर हो जाएगी। जो कांग्रेस महाराष्ट्र में ये कह रही थी कि हम हमारे दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, हम जो है हरियाणा जीत लेंगे, हमने जो लोकसभा के चुनाव थे उन लोकसभा चुनावों पर अपने दम पर 14 सीटें लाई हैं, तो उस सारे दावे को अब पूरी तरह से हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने फुस कर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस महाराष्ट्र में अब तीसरे नंबर का पार्टनर बन चुका है। और कांग्रेस के इसी कमजोर होने की वजह से उद्धव ठाकरे की जो सीएम फेज बनने की दावेदारी है, उस दावेदारी को और भी ताकत मिलने लगी है। आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही जो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां हैं, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके थे। और उसी वक्त से जो शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि चुनाव में जाने से पहले हमें एक सीएम फेस दिखाना चाहिए। कई मंचों से संजय राउत ने, खुद उद्धव ठाकरे ने अपनी दावेदारी पेश की थी। महाविकास आघाड़ी की पिछले महीने सायन के षणमुखानंद हॉल में एक मीटिंग हुई थी और इसमें उद्धव ठाकरे ने जाहिर तौर पर यह कहा था कि अगर कांग्रेस और एनसीपी के पास कोई सीएम फेस है तो उसे लाए और हम उसको समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कांग्रेस ने यह कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तय करेंगे, चुनाव के नतीजों के बाद तय किया जाएगा कि कौन सीएम बनेगा। उसके बाद भी लगातार शिवसेना की तरफ से जो उद्धव ठाकरे हैं उन्हें सीएम फेज बनाने की चर्चा होती रही, लेकिन कांग्रेस नज़रअंदाज करती रही। कांग्रेस ये कहती रही कि चुनाव के नतीजों के बाद फैसला किया जाएगा, जिसके ज़्यादा कैंडिडेट विधायक उसका सीएम फेज होगा। तो इस तरह की चीज़ें कांग्रेस कर रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजे हरियाणा के जैसे ही आए उसके बाद जो कांग्रेस है वो अब कमज़ोर हो चुकी है। अब कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है जो एक दिन पहले की स्थिति में थी, यानी कि जो कल के पहले तक कांग्रेस ये कह रही थी कि सीएम जो होगा वो जो विधायक होंगे वो तय करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस को इस पर पीछे जाना होगा। तो कांग्रेस के कमज़ोर होने की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अब बल मिल चुका है। चाहे वो मुंबई की सीट शेयरिंग हो या फिर सीएम का फेस हो, इन दोनों राहों पर अब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो और भी ताकत के साथ बार्गेनिंग करेगी और बार्गेनिंग करके हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम का फेस बनाया जाए। आपको बता दें कि जब 2019 में जो महाविकास आघाड़ी बना था तो उस वक्त उस सरकार का नेतृत्व जो है वो उद्धव ठाकरे ही कर रहे थे, लेकिन 2.5 साल बाद बगावत हो गई शिवसेना में और उद्धव ठाकरे को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से अब स्थिति ऐसी बन चुकी है जहां उद्धव ठाकरे जो है वो एक दमदार पार्टनर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वाली कांग्रेस वाली स्थिति में आ चुकी है, जहां कांग्रेस पूरी तरह से कमज़ोर है। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे उन पर हावी हो सकते हैं और अपने हिसाब से आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। तो कांग्रेस की कमज़ोर होने की वजह से, कांग्रेस के हरियाणा में चुनाव हारने की वजह से उद्धव ठाकरे की अब कई सारी बातों को कांग्रेस को मानना होगा। जो कांग्रेस कुछ दिनों पहले तक ये दावा कर रही थी कि सीएम पर फैसला जो है वो चुनाव के नतीजों के बाद लिया जाएगा,
तो अब कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है। उद्धव ठाकरे की दावेदारी मजबूत हो रही है। लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी जो है वो कोई सीएम फेस पर चुनाव लड़ेगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो शरद पवार हैं, जो महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई है उसके तौर पर यह तय किया गया है कि चुनाव में जाते वक्त किसी का भी चेहरा हम सीएम फेस नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी को हम सीएम फेस बनाते हैं तो जो महायुति है, जो भारतीय जनता पार्टी वाला अलायंस है, वो उस शख्स के ऊपर हमला कर करके पूरे चुनाव को घुमाने का काम कर सकता है। तो उद्धव ठाकरे के सामने ये चुनौती है, लेकिन जो कांग्रेस नाम की चुनौती थी सीएम फेज बनने के लिए, वो चुनौती कहीं ना कहीं अब कमजोर हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के पहले जो महाविकास आघाड़ी है उसने महाराष्ट्र में अपना सीएम फेस तय करना चाहिए, या फिर क्या सीएम फेस पर महाविकास आघाड़ी ने चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।